अच्छा जी, तो इरफान मसूद बुक से भी हम अब डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हमने कवर कर लिया, फिर एसेलरेटेड नेफ्रोस्क्लेरोसिस किया। नेक्स्ट है हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से जो है, सॉरी, ये किस वजह से होता है? असल में हाइपरटेंशन जो है इसका मेन कॉज होता है, जो कि 2 to 5% ऑफ द हाइपरटेंशन जो है वो रीनल आर्टरी की ही स्टीनोसिस की वजह से होती है। तो ये क्यों हो रही है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस? या तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है इसका, 70% केसेस में ऐसा ही होता है। तो मेन में ज़्यादा कॉमन है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी या डायबिटीज़ होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। इसमें क्या होता है कि एथेरोमेटस प्लैक आके हमारी जो आर्टरी है उसको ओक्लूड कर देगा, ठीक है, एट द ओरिजिन ऑफ द आर्टरी, जहाँ से आर्टरी शुरू हुई है वहाँ पे हो जाएगा। दूसरा कॉज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्यों हो रही है? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से। तो ये ज़्यादातर जो यंग एडल्ट होते हैं उनमें इस वजह से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान। इस वाले में वुमेन ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती हैं। तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में क्या होगा कि फाइब्रोमस्कुलर थिकनिंग हो जाएगी हमारे इंटीमा की, मीडिया की मोस्ट कॉमनली, या फिर एडवेंटिशा की भी हो सकती है, लेकिन फाइब्रोमस्कुलर थिकनिंग होगी। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि इस्कीमिक जो किडनी होगी वो साइज़ में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, और उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ कॉर्टिकल एट्रोफी के साइंस मिलेंगे, ठीक है, एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा जो आर्टीरियोल्स होंगे ना इस्कीमिक किडनी के, उन आर्टीरियोल्स में माइल्ड हमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी मिलेगी। अब ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यूजुअली प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म के थ्रू हुई है, क्योंकि नैरो हो गया लुमेन ब्लड प्रेशर की वजह से। तो हाइपरटेंशन है तो वो उसको एंडोथेलियम जो है उसको उसमें रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुई है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, आर्टरी अपने आप को इतने ज़्यादा प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस शो करेगी। इसके अलावा जो आर्टीरियोल्स होते हैं कॉन्ट्रालेटेड, यानी कि दूसरी वाली नॉन इस्केमिक किडनी के आर्टीरियोल्स, उनमें हमें सिवियर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिलेगी, यानी कि नैरोइंग हो जाएगी आर्टीरियोल्स की, ठीक है, सिवियर किस्म की कॉन्ट्रालेटरल में। अब क्लिनिकल फीचर्स याद रखना है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के, कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगी, और उसकी किडनी की जब हम ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हमें ब्रूट सुनाई देगा, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से। ब्रूट जो है वो सिस्टली और डायस्टली के दौरान कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा हमें रीनल वेन में जो रेनिन है या फिर प्लाज्मा में रेनिन एलिवेटेड मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बेसिक से, जो कि है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है ये ब्रॉड टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है फाइनल कॉमन पाथवे प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस का, ठीक है। प्रोग्रेसिवली नेफ्रॉन लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी भी तरह की किडनी डिजीज़ की वजह से लॉस होता जा रहा है, तो उसका जो फाइनल कॉमन पाथवे होगा वो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। अब एल्ट्रेशन आ जाए हमारे रिमेनिंग जो इंटेक्ट नेफ्रॉन्स के फंक्शन में, जो अभी सही पड़े हैं उनके फंक्शन में जो है एल्ट्रेशंस आ जाती हैं, और वो अल्टीमेटली मेल अडेप्टिव हो जाते हैं और उनमें फर्दर स्कारिंग हो जाती है। तो ये इवेंचुअली एंड स्टेज किडनी करवा देगा विथ स्क्लेरोज्ड ग्लोमेरुलाई हो जाएंगे, ट्यूब्यूल्स भी, इंटरस्टिशियम और वेसल्स भी, रिगार्डलेस ऑफ द एनाटॉमिक साइट ऑफ द ओरिजिनल इंजरी। अनलेस के डिसऑर्डर को हम डायलिसिस से या ट्रांसप्लांटेशन से ट्रीट करें, तो अगर ना करें तो पेशेंट की जो डेथ है वो यूरीमिया की वजह से हो जाएगी, या इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस की वजह से, या कोई और कॉम्प्लिकेशन जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करवा देगी, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह होती है कि जैसे ही हमारा प्रोग्रेसिव रीनल डैमेज होगा तो वो डिस्ट्रॉय करता जाएगा मोर एंड मोर नेफ्रॉन्स को। एडाप्टिव मैकेनिज्म इनिशिएट होंगे जो कि ट्राई करेंगे टू मेंटेन द रीनल फंक्शन, ठीक है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के जो एडाप्टिव मैकेनिज्म है इनमें से जो ग्लोमेरुलर की हाइपर फिल्ट्रेशन है ये कंपनसेट करेगी हमारे डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, क्योंकि जीएफआर कम हुआ है तो अब हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन करेगा। तो उसके नतीजे में, मतलब ये क्यों हाइपर फिल्ट्रेशन कर रहा है? क्योंकि नेफ्रॉन्स लॉस हो चुके हैं तो कंपनसेटरी हाइपर फिल्ट्रेशन कर रहा है। अब क्या होगा? रेट ऑफ एक्सक्रीशन जो है सॉल्यूट्स का हर एक नेफ्रॉन में से बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उसमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है बढ़ी है। मतलब कैसे ये करेगा, कैसे सॉल्यूट्स का जो है एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा? एक तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो बढ़ी है वहाँ से, जैसे क्रेटिनिन के लिए। इसके अलावा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी सोडियम के लिए, फॉस्फेट के लिए और कैल्शियम के लिए। ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादा होगी पोटेशियम के लिए और हाइड्रोजन आइंस के लिए। तो ये सब हेल्प करेगा टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस अंटिल के लेट स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज़ हो जाए। तब तक के लिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इस तरह से जो है सॉल्यूट्स की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। ट्यूब्यूल की सिक्रीशन ज़्यादा कर रहा है और रीअब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, ठीक है।
अब जो रेट होता है ना फंक्शनल डिक्लाइन का, कितना मतलब फंक्शनली वो डिक्लाइन हुआ है, उसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल डिजीज़ पे। लेकिन हाउ एवर रीनल फंक्शन ऑफन डिटोरिएट करता है प्रोग्रेसिवली इवन व्हेन द ओरिजिनल इंसल्ट इज़ कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल कर भी लिए लेकिन फिर भी रीनल फंक्शन जो है प्रोग्रेसिवली डिटोरिएट करता जाता है। अनकंट्रोल अगर किसी को हाइपरटेंशन है रिगार्डलेस ऑफ द कॉज या एटियोलॉजी, तो उससे मोर रैपिड रीनल फंक्शन डिक्लाइन होता है, जल्दी से जो हमारी किडनीज़ है उनका फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है। अब हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो किडनीज़ होती हैं वो हमें सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएंगी और उनका जो सरफेस होगा वो रेड ब्राउन और डिफ्यूजली ग्रेन्युलर हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स की तरह का रेड ब्राउन। जब अंडरलाइन डिसऑर्डर्स जो है अगर वो ब्लड वेसल्स को या फिर हमारे ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करता है तब हमें इस तरह की पिक्चर मिलती है, डिफ्यूजली ग्रेन्युलर और रेड ब्राउन उनका सरफेस। अब किडनी जो डैमेज होती है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, तो वो टिपिकली हमें अनइवनली इन्वॉल्व नज़र आएंगी और उनमें याद रखिएगा हमें डीप स्कार्स मिलते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वाली में। जब माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो फीचर्स जो हैं वो कॉमन होंगे ऑल केसेस में, कि मतलब हमें एडवांस्ड स्कारिंग मिलेगी ग्लोमेरुलाई की, कभी कभार पॉइंट ऑफ कंप्लीट स्क्लेरोसिस भी मिल सकता है स्कारिंग के अलावा कंप्लीट स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे फिगर भी देखिए क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिखाया गया है। मेसन ट्राइकोम प्रिपरेशन से हमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिल रही है वर्चुअली सारे ग्लोमेरुलाई की बाय द ब्लू स्टेनिंग कोलेजन। ठीक है, ब्लू स्टेनिंग कोलेजन आ गया है बिल्कुल, क्योंकि स्कार बन गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट हो गई ग्लोमेरुलाई की कोलेजन के साथ। कोलेजन एक किस्म का स्कार टिश्यू में होता है ना। अब ये जो ऑब्लिटरेशन हुई है ना ग्लोमेरुलाई की, जो मैंने फिगर में आपको दिखाया, ये एंड पॉइंट होता है मैनी डिजीज़ का। और अब इम्पॉसिबल होता है कि हम असरटेन करें फ्रॉम सच अ किडनी द नेचर ऑफ द इनिशियल लेजन। यानी अब जो इनिशियल लेजन हुई थी जिसकी वजह से ये इस तरह के ऑब्लिटरेशन और स्कारिंग हुई है, उस इनिशियल लेजन का पता लगाना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, इंटरस्टिशियम की, जिसके साथ साथ हमें एट्रोफी और ड्रॉप आउट मिलेगा बहुत से ट्यूब्यूल्स का कॉर्टेक्स के अंदर, और डिम्यूनिशन एंड लॉस ऑफ पोर्शंस ऑफ द पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है ना वो भी लॉस हो जाएगा। स्मॉल और जो मीडियम साइज़ की आर्टरीज होती हैं वो फ्रीक्वेंटली थिक वॉल्ड हो जाएंगी और उसका ल्यूमिना बिल्कुल नैरो हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? जाहिर सी बात है सेकेंडरीली टू द हाइपरटेंशन की वजह से। लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स हमें मिलेंगे, रेयरली उसमें प्लाज्मा सेल भी होगा, तो ये हमें फाइब्रोटिक इंटरस्टिशियल टिश्यू में मिलेंगे। जैसे कि डैमेज सारे स्ट्रक्चर्स को हो रहा है और वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम एसरटेन करें कि वेदर प्राइमरी लेजन ग्लोमेरुलर वाली हुई थी, वास्कुलर हुई थी, ट्यूब्युलर हुई थी या इंटरस्टिशियल हुई थी। तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे ही देखें स्ट्रक्चर्स इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अफेक्ट होते हैं। अब इस तरह का मार्कली जो डैमेज किडनीज़ हैं इनको हमने डिज़ाइनेट किया है एज अ एंड स्टेज किडनीज़। ठीक हो गया। तो क्लिनिकल फीचर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा क्रोनिक किडनी डिजीज़ का, कि उसको डिजीज़ जो है वो इंसीडियसली डेवलप होती है। ठीक है, अचानक से नहीं होती, ग्रेजुअली सटल वे में, और ये डिस्कवर हो जाए वो लेट इन द कोर्स जो है जाके डिस्कवर होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक ही रहती है। अब फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि रीनल डिजीज़ जो है फर्स्ट डिटेक्ट होती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन यूरिया जब पेशेंट को होती है, जब उसको पता चलता है कि उसको प्रोटीन यूरिया है, हाइपरटेंशन है या एजोटीमिया है, तो ये उसके रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि उसको रीनल डिजीज़ है। अब डिजीज़ स्पेसिफिक जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रोसीड कर सकती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज़ उन पेशेंट्स में जिनको ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, जैसा कि ग्लोमेरुलाई में स्क्लेरोटिक चेंजेस आ गए हैं और जो नेफ्रॉन है वो लॉस हो चुका है। तो इसमें जो एवेन्यू है फॉर द प्रोटीन लॉस वो प्रोग्रेसिवली कम होता जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का लॉस जो है अब वो कम होता जाएगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम थस जो है वो लेस सिवियर होगा विद द एडवांस डिजीज़। जैसे जैसे मतलब डिजीज़ बढ़ती जा रही है तो इस वाले केस में अब प्रोटीन का लॉस इतना सिवियर नहीं होगा, लेस होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलाई में भी स्क्लेरोसिस हो गई है टाइम के साथ, एडवांस डिजीज़ के साथ, और नेफ्रॉन भी लॉस हो गए इस वजह से। अब सम डिग्री का प्रोटीन यूरिया हाउ एवर प्रेजेंट होता है सारे केसेस में। हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ही कॉमन है क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आल्दो माइक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया भी जो है प्रेजेंट होगा पेशेंट को। ग्रॉसली जो है उसमें ब्लडी यूरिन इनफ्रीक्वेंट है एट दिस लेट स्टेज। ग्रॉसली ब्लडी यूरिन नहीं मिलेगा लेकिन माइक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया होगा। अब ट्रीटमेंट के बगैर इस क्रोनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्नोसिस जाहिर सी बातें पुअर होगी। रिलेंटलेस प्रोग्रेशन टू द यूरीमिया एंड डेथ इज़ द रूल।
ठीक है, आखिर में यूरीमिया और डेथ हो जाएगी। अब रेट ऑफ प्रोग्रेशन इसका एक्सट्रीमली वेरिएबल होता है। दैट्स इट, हमने कर लिया क्रोनिक किडनी डिजीज़। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से देख लेते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स यही है कि ये एंड स्टेज किडनी फेलियर होता है। ये या तो ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, इन्फ्लामेटरी या वास्कुलर इंसल्ट्स की वजह से होता है। तो मोस्ट कॉमनली ये डायबिटीज़ मेलाइटिस इसका कॉज है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की वजह से या ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होगा। तो इसमें पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रेजेंट करते हैं कि उनको यूरीमिया होती है, यानी कि उनके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसको हम एजोटीमिया भी कहते हैं। तो उससे उनको नोजिया होगा, एनोरेक्सिया, पेरिकार्डाइटिस, प्लेटलेट डिसफंक्शन, इंसेफेलोपैथी विथ एस्ट्रक्सिस और यूरिया क्रिस्टल्स जो है उनकी स्किन में भी डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके अलावा क्लिनिकली क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट जो है साल्ट एंड वाटर रिटेंशन के साथ प्रेजेंट करेंगे, जिसके नतीजे में उनको हाइपरटेंशन हुई है, हाइपरकैलीमिया हो जाएगी, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अनीमिया क्यों हो रही है? क्योंकि उनका एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जो है रीनल पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स से कम हुआ है, तो अनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा उनको कैल्शियम लेवल कम होगा, यानी हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्योंकि उनका 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन जो है विटामिन डी की हमारे प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल सेल से कम हो गई है, और इसके साथ साथ हाइपोकैल्सीमिया के साथ उनको हाइपरफॉस्फेटीमिया भी होगा। देन रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी के साथ भी प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से, क्योंकि कैल्शियम कम है ना, तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा सेकेंडरीली, तो रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी होगी, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अब ट्रीटमेंट हमने क्रोनिक किडनी डिजीज़ में डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट करना होगा। सिस्ट जो है वो ऑफन डेवलप कर जाती हैं विद इन द श्रंकन एंड स्टेज किडनी ड्यूरिंग द डायलिसिस। ठीक है, उसमें सिस्ट बन जाती हैं जो कि ज़्यादा रिस्क रखती हैं फॉर द रीनल सेल कार्सिनोमा। दैट्स इट। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास सिस्टिक डिजीजेज ऑफ द किडनी। सिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी में हमने सिंपल सिस्ट पढ़ना है, ऑटोजोमल डोमिनेंट यानी एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ऑटोजोमल रिसेसिव यानी चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, और मेडुलरी डिजीजेज विथ सिस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टिक डिजीजेज ऑफ द किडनी क्या होती हैं। देखिए, सिस्टिक डिजीजेज हमारी किडनी के हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं, जो कि हेरिडिटरी, डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो है डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फॉर द क्लिनिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, और ये ओकेजनली कंफ्यूज हो सकते हैं विद द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। कभी कभार जो है इस तरह की जो कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है मेजर कॉज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज़। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है। अब जो इमर्जिंग थीम है इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेरिडिटरी सिस्टिक डिजीज़, वो ये है कि अंडरलाइंग डिफेक्ट आ जाता है सीलिया सेंट्रोजोम कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, हमारे जो ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स हैं उनके सीलिया सेंट्रोजोम कॉम्प्लेक्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तभी हेरिडिटरी वाली सिस्टिक डिजीज़ होती है। तो इस तरह के डिफेक्ट जो है ना, वो हमारी फ्लूइड अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करेंगे या फिर सेल्यूलर मैचुरेशन के साथ, तो उसके नतीजे में सिस्ट बनती है। ब्रीफ ओवरव्यू सिंपल सिस्ट का है कि मोस्ट जो कॉमन फॉर्म है उसमें प्रेजेंटेड है नेक्स्ट। उसके बाद हम कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। रीनल डिस्प्लेजिया जो कि बहुत ही कॉमन फॉर्म है सिस्टिक रीनल डिजीज़ की बच्चों के अंदर, तो ये हम जो है कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज में बाद में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट जो होती हैं ये जनरली इनोक्यूअस लेजन होती हैं, जो कि मल्टीपल भी हो सकती हैं या फिर एक सिंगल भी हो सकती है। सिस्टिक स्पेस वेरिएबल साइज़ की होगी। कॉमनली ये 1 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं, और ये ग्रे ग्लिस्टनिंग स्मूथ मेम्ब्रेन के साथ जो है वो लाइन हुई हुई होती है। ठीक है, और फिल किस चीज़ से हुई होंगी? क्लियर फ्लूइड होगा इनके अंदर। जब हम इनके माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे तो इस तरह की मेम्ब्रेन्स जो हैं हमें नज़र आएंगे कि वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल या फिर फ्लैटेंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कंपोज हुई होंगी, जो कि मैनी इंस्टेंसेस में कम्प्लीटली एट्रोफिक होता है। अब ये सिस्ट जो है या तो कॉर्टेक्स की तरफ जो है ज़्यादातर कन्फाइंड होती हैं। रेयरली जो मैसिव सिस्ट होती हैं इतनी तकरीबन 10 सेंटीमीटर डायमीटर की, वो भी हमें बड़ी बड़ी सी भी काउंटर होती हैं, वरना वैसे 1 to 5 होती हैं डायमीटर की। अब सिंपल सिस्ट जो है वो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इनकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। इनकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इनकी डिफरेंशिएशन में लाई करती है फ्रॉम द किडनी ट्यूमर्स, जब ये इंसिडेंटली हमें डिस्कवर हों या फिर हेमरेज और पेन की इवेल्यूएशन करते वक्त ये डिस्कवर हों, तो हम इनको मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं किडनी ट्यूमर्स, उनसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो रेडियोग्राफिक स्टडीज़ में शो हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट विद द रीनल ट्यूमर्स, ये जो रीनल सिस्ट होती हैं इनके कंटूर स्मूथ होता है,
और ये आलमोस्ट हमेशा ए वास्कुलर होती हैं और ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगी रादर देन द सॉलिड टिश्यू सिग्नल्स ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी। इनमें हमें फ्लूइड मिलेगा। एक्वायर्ड जो सिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो होती है पेशेंट्स में जिनको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो या जो डायलिसिस पर हों बहुत सालों से, उनमें एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़ हो जाती है। मल्टीपल सिस्ट प्रेजेंट होती हैं दोनों कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी, और वो ब्लीड भी कर सकती हैं, हेमेचुरिया भी कॉज करवा सकती हैं। रिस्क फॉर द रीनल नियोप्लाज्म पार्टिकुलरली सिस्टिक वंस में जो है वो तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा है बनिस्बत जनरल पॉपुलेशन के। यानी सिस्टिक वाली जो है उसमें नियोप्लाज्म हो तो उसका ज़्यादा रिस्क होता है बनिस्बत जनरल पॉपुलेशन को, ऐसे अगर हो जाए। अगली डिजीज़ आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो हमने सिंपल सिस्ट पढ़ी कि हमने कहा ये बिनाइन नॉन हेरिडिटरी सिस्टिक डिजीज़ होती है जिसमें सिंगल या मल्टीपल सिस्ट बन जाती है हमारे नॉर्मल साइज़ की किडनीज़ के अंदर। तो ये माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया करवा सकती हैं और इनको हमें रीनल ट्यूमर से डिफ्रेंशिएट करना होता है। इनमें हमने कहा कि हमें स्मूथ कंटूर मिलता है, ए वास्कुलर होती हैं और इनमें फ्लूइड मिलेगा रादर देन द सॉलिड सिस्ट ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट हमने कहा ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें मल्टीपल एक्सपेंडिंग सिस्ट बन जाती हैं। याद रखिएगा इसमें मल्टीपल होती हैं और एक्सपेंडिंग सिस्ट होती हैं जो कि दोनों किडनीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं और अल्टीमेटली हमारे इंटरवीनिंग जो पैरेन्काइमा होगा किडनी का उसको भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये ज़्यादातर 1 in 500 देखी गई हैं लोगों में, 500 to 1000 इंडिविजुअल, 500 से 1000 में सिर्फ एक इंडिविजुअल में देखी गई है, ठीक है। और अकाउंट करती है 10% ऑफ द केसेस ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह यही होती है। तो इस डिज़ीज़ में जेनेटिकली हेट्रोजेनस होती है ये डिज़ीज़। ये इनहेरिटेंस ऑफ वन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन ऑफ वेरी हाई पेनिट्रेंस की वजह से हो सकती है, ठीक है। 2 में से किसी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की इनहेरिटेंस की वजह से जो हाई पेनिट्रेंस का है उसकी वजह से होती है डिजीज़। पैथोजेनेसिस इस तरह है, ये समझ लीजिए, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 85 to 90% जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें PKD1 जो है जीन, ये शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, ये डिफेक्टिव जीन होता है इसमें 80 to 95% केसेस में। अब ये जीन क्या करता है, ये इनकोड करता है हमारे लार्ज 460 किलो डाल्टन वाले लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन को, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिन 1। अब पॉलीसिस्टिन 1 प्रोटीन जो है ना, जिसको ये जीन इनकोड कर रहा है, इसका जो है लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और इसमें मल्टीपल ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन्स होते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसके जो रीजन्स हैं वो बाइंड करेंगे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। अब ये पॉलीसिस्टिन 1 जो है ये लोकलाइज रहता है हमारी प्राइमरी जो सीलियम होती है ना ट्यूबुलर सेल्स की, वहाँ तक ही वहाँ पे होता है, ठीक है, प्राइमरी सीलियम ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स। जिस तरह नेफ्रोसिस्टिन्स जो हैं वो मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़ में लिंक्ड होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी तरह ये जो है प्राइमरी सीलियम ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स पे लोकलाइज्ड होता है ये पॉलीसिस्टिन 1 प्रोटीन। तो ये राइज देगा टू द कंसेप्ट ऑफ रीनल सिस्टिक डिजीज़ एज अ टाइप ऑफ सीलियोपैथी, ठीक है। ये वो वाली रीनल सिस्टिक डिजीज़ है जो कि सीलियोपैथी की वजह से हो, यानी सीलिया में मसला हुआ है। अब सीलिया जो है ये हेयर लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ल्यूमिना में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द एपाइकल सरफेस ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स, और ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं मैकेनो सेंसर्स की तरह फॉर द फ्लूइड फ्लो, ठीक है। फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको सेंस करते हैं। करंट एविडेंस सजेस्ट करता है कि पॉलीसिस्टिन में जो म्यूटेशंस आई हैं ये मैकेनो सेंसिंग में डिफेक्ट करवा देंगी, क्योंकि इनका फंक्शन है ना मैकेनो सेंसिंग करना, तो उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। अब इस फिगर में देखें, ये दिखाया गया है पॉसिबल मैकेनिज्म सिस्ट फॉर्मेशन का सिस्टिक किडनी डिजीज़ में, ठीक है, कि यानी कि म्यूटेशन आ गई है पॉलीसिस्टिन 1 और 2 में, या फिर फाइब्रोसिस्टिन में या नेफ्रोसिस्टिन में। तो सब में क्या होता है सिस्टिक डिजीज़ में, इनमें म्यूटेशन आई तो एल्टर्ड मैकेनो सेंसेशन होगी बाय द ट्यूबुलर सीलिया, या फिर कैल्शियम का जो फ्लक्स है वो भी अल्टर हो सकता है। तो इनके नतीजे में ट्यूबुलर हमारे एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन अल्टर होगी। उनकी डिफरेंशिएशन ग्रोथ अल्टर होने की वजह से सेल की प्रोलिफरेशन होगी, एबनॉर्मल सेलुलर मैट्रिक्स बनेगा, फ्लूइड भी उसमें सिक्रीट होगा और सिस्ट बन जाएगी। अब सिस्ट जो है या तो ग्लोमेरुलर या फिर वास्कुलर डैमेज करवाएगी या इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस करवा देगी। तो यहाँ पे भी ये डिस्कस हुआ है कि यहाँ पे जो मैकेनो सेंसिंग जो होती है वो उसमें डिफेक्ट आ जाएगा ड्यू टू द म्यूटेशन इन द पॉलीसिस्टिन। अब ये इन टर्न अल्टर करेगा डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग इवेंट्स को, जिसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स भी आ जाता है, उसको भी अल्टर करेगा, जिसके नतीजे में डिसरेगुलेशन हो जाएगी सेल पोलैरिटी की, प्रोलिफरेशन की, और सेल टू सेल या सेल टू मैट्रिक्स जो अडेजन होती है उसमें भी डिसरेगुलेशन हो जाएगी। तो क्या होगा, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ जाएगा और ये स्टिमुलेट करेगा
प्रोलिफरेशन और सिक्रीशन फ्रॉम द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि टुगेदर फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट करवाएंगे, जो प्रोग्रेसिवली इनलार्ज कर जाएगी ओवर द टाइम, यही सिस्ट बड़ी हो जाएगी। अब जो मीडिएटर्स होते हैं सेल सिस्ट के फ्लूइड में, वो डिराइव हुए हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स में से, और ये फर्दर जो है ना इन्हेंस करेंगे फ्लूइड के सिक्रीशन को और इन्फ्लामेशन करवा देंगे, यही मीडिएटर्स। इसके साथ साथ कैल्शियम इंड्यूस्ड जो सिग्नल्स हैं, वो इंटरेक्शन हमारे एपिथेलियल सेल्स का हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ जो है उसको भी अल्टर करेंगे, कैल्शियम इंड्यूस्ड सिग्नल्स, और ये ऑल्सो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्ट फॉर्मेशन में और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोग्रेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में। ठीक है, ये सब ये कैल्शियम इंड्यूस्ड सिग्नल्स की वजह से हो रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग है टू नोट कि whereas the germline mutation of the PKD1 gene is present in all renal tubular cells of the affected individuals, cysts develop only in some tubules। बेशक सब में हो म्यूटेशन, लेकिन कुछ ही सिर्फ ट्यूब्यूल्स में सिस्ट बनेंगी। तो ये मोस्ट लाइकली है क्योंकि ना हमारे जो दोनों एलील्स होते हैं PKD1, बोथ एलील्स का लॉस हो जाता है। इस वजह से बोथ एलील्स लॉस होंगे तो सिर्फ वहीं पे जो है सिस्ट डेवलप होगी। थस जैसा कि ट्यूमर सप्रेसर जीन के साथ होता है, तो सेकंड जो सोमेटिक हिट आता है उसकी ज़रूरत होती है, तभी सिस्ट जो है डेवलप होगी। एक तो जीन नहीं है ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हुआ है, लेकिन जब सेकंड हिट आएगा सोमेटिक हिट, तभी सिस्ट डेवलप होगी। ठीक है, तो सोमेटिक हिट की ज़रूरत होगी। अब PKD2 जीन की अगर हम बात करें तो ये 10 से 15% जो केसेस हैं जो उनमें इसका मसला होता है PKD2 जीन का। ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 4 पे मौजूद होता है और पॉलीसिस्टीन 2 को इनकोड करता है, जो कि एक छोटी सी प्रोटीन है 110 किलो डेल्टन की। ठीक है, अब ये पॉलीसिस्टीन 2 जो है जीन है, ये प्रोटीन जो है पॉलीसिस्टीन 2, ये थॉट हुई है टू फंक्शन एज अ कैल्शियम परमिएबल मेम्ब्रेन चैनल की तरह ये फंक्शन करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीलिया पर लोकलाइज्ड होती है। आल्दो स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट, पॉलीसिस्टीन 1 और 2 दोनों जो है ना ये बिलीव हुए हैं कि ये टुगेदर एक्ट करते हैं और हेट्रोडाइमर्स बनाते हैं। थस अगर म्यूटेशन एक जीन में आती है तो उससे इसेंशली सेम ही फिनोटाइप हमें मिलेगा। आल्दो पेशेंट्स जिनको PKD2 की म्यूटेशंस हो तो उनको स्लोअर रेट ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन होगा कंपेयर टू द पेशेंट्स जिनको PKD1 की म्यूटेशन हो, यानी 2 वालों को स्लो रेट ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी बनिस्बत 1 वालों को। अब हमें मॉर्फोलॉजी याद होनी चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की, कि इसमें जो किडनी है बहुत ही इनॉर्मस बड़े साइज़ की हो जाएंगी, उनका वेट जो है तकरीबन 4 किलो हर एक किडनी का हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह की बड़ी बड़ी सी किडनीज़ जो है रेडिली हमें पाल्पेबल भी होंगी एब्डोमिनल मास की तरह, जो कि एक्सटेंड कर रही होंगी पेल्विस के अंदर। जब ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो किडनी जो है सिर्फ और सिर्फ सिस्ट की बनी होगी, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर की होंगी, और उनमें आपस में बीच में कोई भी इंटरवीनिंग पैरेन्काइमा नहीं होगा। सिस्ट के अंदर फ्लूइड होगा जो कि क्लियर भी हो सकता है, टर्बिड या इवन हेमरेजिक। तो इस फिगर में यहाँ पे 14.22 में हमारे पास शोन है ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी दिखाई गई है, जिसको हम एक्सटर्नल सरफेस से देख रहे हैं। इस फिगर में जो है ये बाइसेक्टेड व्यूज़ का दिखाया गया है। ठीक है, देखें सिस्ट बन गई है जिनमें फ्लूइड होगा। अब देखें ये किडनी जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गई हैं। ठीक है, सेंट्रीमियर इज शोन फॉर द स्केल विथ न्यूमरस डायलेटेड सिस्ट। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है इनलार्ज हो गई है किडनी के, इस स्केल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हो गई। अब इसमें क्या होता है कि सिस्ट जो है ना वो नेफ्रॉन के लेवल से पे भी अराइज कर सकती हैं, या वो ट्यूब्यूल्स में भी बन सकती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और इसीलिए इनका वेरिएबल ऑफन एट्रोफिक जो है लाइनिंग होती है। ठीक है, यानी ट्यूब्यूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक भी हो सकती हैं, और ज़्यादातर इनमें वेरिएबल एट्रोफिक लाइनिंग होगी। ओकेजनली हमारा बोमेल्स कैप्सूल भी इन्वॉल्व हो सकता है सिस्ट फॉर्मेशन में। अब इस तरह के केसेस में तो ग्लोमेरुलर टफ्ट भी हमें सिस्टिक स्पेसिस के साथ नज़र आएंगे, यानी सिस्टिक स्पेस के अंदर हमें ग्लोमेरुलर टफ्ट नज़र आएगा। प्रेशर जो है इन्हीं एक्सपेंडिंग सिस्ट का वो इस्केमिक एट्रोफी करवा देगा इंटरवीनिंग रीनल सब्सटेंस का। कुछ जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है वो जो है सिस्ट के अमंग डिस्पर्स्ड होगा। एविडेंस सुपर इम्पोज्ड हाइपरटेंशन के या इन्फेक्शन के भी इस डिजीज़ में कॉमन है। एसिम्टोमेटिक लिवर सिस्ट भी हो सकती हैं 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में। तो क्लिनिकल फीचर देखिए, हमने पढ़ा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एडल्ट्स का जो है यूजुअली कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करवाएगा जब तक के 4th डिकेड ऑफ लाइफ तक, यानी 40 साल की उम्र में, जब ये टाइम होता है जब किडनीज जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी।
अब इसमें मोस्ट जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो पेशेंट कहता है कि उसको फ्लैंक पेन है या फिर हैवी ड्रैगिंग सेंसेशन महसूस हो रही है। उसकी सिस्ट जो है उसकी अक्यूट डिस्टेंशन हो जाएगी, या तो इंट्रासिस्टिक हेमरेज की वजह से या उसमें जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है डिस्टेंड हो जाएगी सिस्ट, और वो जो है एक्सक्रूशिएटिंग पेन कॉज करवा रही है। कभी कभार जो है अटेंशन जो है पहले ड्रॉ होगी टू द लेजन की तरफ। जब हम पालपेट करेंगे एब्डोमिनल मास को तब हमें लेजन महसूस होगी। इंटरमिटेंट ग्रॉस हेमेचूरिया जो है ये भी कॉमनली इन पेशेंट्स को होता है। इंटरमिटेंट मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो असल में डेलीटेरियस इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी मार्जिनल रीनल फंक्शन की वजह से होंगी, यानी पहले ही बहुत ही कम है रीनल फंक्शन, उस पर और ज़्यादा डेलीटेरियस इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे कि हाइपरटेंशन हो जाएगी या यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाएगी। हाइपरटेंशन जो है वो वेरिएबल सीवियरिटी की होती है तकरीबन 75% इंडिविजुअल्स में जिनको ये डिसऑर्डर हो। सेक्युलर एन्यूरिज्म ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर वाली जो टाइप एन्यूरिज्म की हमने पढ़ी थी वो सर्कल ऑफ विलिस पे हमें मिलेगी 10 to 30% ऑफ द पेशेंट में, और ये एसोसिएटेड होती है हाई इंसिडेंस ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज के साथ, यानी साथ में सब एरेक्नोइड हेमरेज भी हो सकता है। अब आल्दो ये डिजीज़ जो है वो अल्टीमेटली फैटल है, आउटलुक जो है इसका ज़्यादा फेवरेबल है देन विद द मोस्ट क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी इसका व्यू जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है बनस्बत बाकी मोस्ट क्रोनिक किडनी डिजीज़ के। तो ये जो कंडीशन है ये प्रोग्रेस बहुत ही स्लोली करती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ 50 साल की उम्र में हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा वेरिएशन मिलती है हमें कोर्स में, और नियरली नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है इसमें रिपोर्ट हुए हैं। वो पेशेंट जिनमें डिजीज़ जो है वो रीनल फेलियर करवा देती है तो उनको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। डेथ ज़्यादातर इसमें यूरीमिया की वजह से या हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसमें डेथ हो जाएगी। तो इसके बाद दूसरी है ऑटोसोमल रिसेसिव यानी चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है, जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव भी कहेंगे क्योंकि एडल्ट वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब इसमें क्या होता है, चाइल्डहुड वाली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ये रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये ज़्यादातर 1 in 20,000 लाइव बर्थ में होती है। पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंटाइल और जुवेनाइल सब कैटेगरीज इसकी डिफाइंड हुई हैं, डिपेंड करता है एज ऑफ द प्रेजेंटेशन।